काबुल धमाकों में 13 यूएस सैनिकों की भी मौत। आतंकियों को बाइडेन ने चेताया, हमलावरों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। काबुल में हुए विस्फोटों की भारत ने भी की कड़े शब्दों में निंदा। आतंकी हमले के पीछे आईएस संगठन का जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ सीएम के लिए खींचतान जारी। आज राहुल गांधी से मिल सकते हैं भूपेश बघेल। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3,57,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। काबुल बम धमाकों के बाद आतंकियों को खुलेआम चुनौती देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हम माफ नहीं करेंगे, हम चुन चुनकर शिकार करेंगे और मारेंगे। उन्होंने आगे कहा कि काबुल हवाई अड्डे पर हुए हमलों में तालिबान और इस्लामिक स्टेट के बीच मिलीभगत का अब तक कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे। आपको बता दें कि काबुल हवाई अड्डे के बाहर गुरुवार को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट द्वारा किए आत्मघाती हमले में कम से कम 72 लोग मारे गए। एक के बाद एक हुए सिलसिलेवार सीरियल बम धमाकों में 11 मरीन कमांडो और एक मेडिक समेत 12 अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों की जान गई। हमले में महिलाओं, सुरक्षा कर्मियों और तालिबान के गार्ड समेत 143 लोग घायल हुए। With force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. We will respond with. अफगानिस्तान की राजधानी में गुरुवार देर शाम हुए 2 विस्फोट की भारत ने भी कड़े शब्दों में निंदा की। विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया में इसे कहा कि हम काबुल में हुए बम विस्फोटों की भर्त्सना करते हैं। इस आतंकी वारदात में मारे गए लोगों के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हुए कहा गया कि इस हमले के बाद और जरूरी हो गया है कि आतंकवाद और आतंकियों को सुरक्षित शरण देने वालों के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो। काबुल से जो खबरें आ रही हैं, इससे संकेत मिला है कि इस विस्फोट के पीछे इस्लामिक आतंकी संगठन यानी कि IAS इस्लामिक स्टेट जिम्मेदार है। तो बता दें, काबुल में एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से विस्फोट हुए, जिसके बाद अब भारत ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। आपको बता दें कि इस घटना की भर्त्सना करते हुए उन्होंने कहा है कि जो हालात इस वक्त अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है वो बहुत ही निंदनीय है और हमले के पीछे भारत ने भी IS संगठन को ही जिम्मेदार ठहराया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नई दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। भूपेश बघेल के गुट के मंत्री और विधायक भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। बघेल गुट के विधायक सूबे की सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के खिलाफ हैं। सूत्रों के मुताबिक भूपेश बघेल गुट का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाना पार्टी को भारी पड़ सकता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि बघेल गुट ने बहुमत का दावा किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री TS सिंहदेव के समर्थक सरकार बनने के बाद से ही ये कहते हैं कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पर सहमति बनी है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इससे इनकार करते रहे। अब सिंहदेव के समर्थकों ने इसके लिए मोर्चा खोल दिया है। कहा जा रहा है कि सिंहदेव CM पद से कम पर मानने को तैयार नहीं। अब रुक करते हैं बिहार का। बीते दिन हम के संस्थापक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जातिगत जनगणना पर ट्वीट कर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो आज जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो असल मायने में संविधान और बाबा अम्बेडकर के विरोधी हैं। इसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है और इस कड़ी में पटना में RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जीतन राम मांझी सरकार में है और सरकार के सहयोगी दलों पर निशाना साधते हैं, तो वहीं बीजेपी का जातिगत जनगणना को लेकर अलग ही राग है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी जातीय जनगणना से पल्ला झाड़ रही है। देखिए, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी सरकार में है और सरकार में जिस सहयोगी दलों पर ही निशाना साध रहे हैं। कई मौक़ों पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है और गंभीर आरोप भी लगाए हैं, लेकिन बीजेपी की ये हिम्मत और औकात नहीं है कि वो कार्रवाई करें या उनसे पल्ला झाड़ें, क्योंकि उनके ही दम पर सरकार यहाँ चल रही है।
भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जातीय जनगणना के मुद्दे पर मतभेद है और बीजेपी दो फाड़ हो गई है। एनडीए में भी अलग अलग सुर राग ताल है, कोई कुछ राग अलाप रहा, कोई कुछ राग अलाप रहा। तो एनडीए के अंदर भी घमासान है और एनडीए में शामिल दलों के अंदर भी घमासान है। मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र में एक बड़ी घटना घटी। शौचालय की निर्मित टंकी में गिरे बच्चे को बचाने के लिए टंकी के अंदर गए एक ही परिवार के 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार की शाम में गांव के नवनिर्मित शौचालय की टंकी में एक बच्चा गिरा, जिसके बाद बच्चे को बाहर निकालने के लिए 4 लोग शौचालय की टंकी के अंदर प्रवेश किए, लेकिन दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। इधर टंकी में गिरे बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, तो घटना की सूचना पर पहुंची कोटवा पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मुजफ्फरपुर के सरैया पीएचसी में बीते 2 दिनों में तेज बुखार और वोमिटिंग के बाद 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चों का इलाज अब भी जारी है। तो वहीं इस घटना की पुष्टि सिविल सर्जन ने की है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय शर्मा ने बताया कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सरैया द्वारा सूचना मिली कि बच्चों को बुखार हुआ और वोमिटिंग भी हुई थी। तो वहीं 3 बच्चों को इलाज के लिए सीएचसी में भेजा गया है, जहां फिलहाल उनकी स्थिति कंट्रोल में है। वहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा सूचना दी गई है कि धनुकबा मुसहरी टोला में जो है 2 बच्चे की मौत हुई है, जिनको फीवर हुआ था और वोमिटिंग हुई थी। वहाँ उन्होंने एक मेडिकल टीम भेजा है और वहाँ कैंप कर रही है मेडिकल टीम। 3 बच्चे अभी सीएचसी में भर्ती हैं, जिनका इलाज हो रहा है। वो तीनों की सामान्य स्थिति है अभी। कटिहार सदर अस्पताल के प्रसव वार्ड में अचानक बिजली के चेंजर बोर्ड में आग लग गई, जिससे मरीज और परिजनों में अफरा तफरी का माहौल है। तो वहीं आग लगने से बिजली पूरी तरह से बाधित हो गई है और पूरा प्रसव वार्ड में अंधेरा छा गया। घटना की जानकारी मिलते ही सिविल सर्जन डॉक्टर डीएन पांडे और डीएस मौके पर पहुंचे और मरीजों को आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही सुरक्षाकर्मी और बिजली मिस्त्री मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। तो वहीं घटना को लेकर सिविल सर्जन सवालों से भाग के नजर आए। वार्ड में जो है शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके कारण जो है आग लग गया, पूरा बिजली भी बाधित है। अभी बिजली भी बाधित है। हाँ, मतलब जो है ऐसे ही कहा जाए। पेशेंट को कहाँ निकाल के रखा जा रहा है? अभी आइसोलेशन वार्ड में रखा गया सभी तत्काल। आग लगी कहाँ? चंजर के पास जो बड़ा बोर्ड बना हुआ, वहाँ आग लगी, लेकिन कैसे लगी ये पता नहीं। सब मरीज भी काफी भयभीत हो गए हैं। नहीं, सबको एडजस्ट कर दिया गया है, हम लोग सब एडजस्ट। अभी तत्काल कहाँ पे उसको दिया गया? अभी तत्काल आईसीयू से बाहर जो कमरे है उसमें दिए हैं। पर आग लग गया। सुबह भी 8-9 बजे फटफट कर रहा था, लेकिन कोई ध्यान दिया कि नहीं दिया वो तो देखे नहीं। हम परसेंट के पीछे थे। और अभी ऐसा आग उठा नहीं, ऐसा आग करने का पूरा लाइन कट गया। लाइन बाद में कटा, बोले आग उठ गया, पूरा धुआं छा गया। तो हम बच्चा लेके बाहर भागे, पेशेंट को छोड़ के। अकेले आदमी तो क्या करते हैं? अभी मरीज सबको कहाँ ले जा? अभी ले जा रहे हैं वो आगे आईसीयू में। बेगूसराय में आज एक दर्दनाक हादसे में ट्रेन से कटकर एक्सिस बैंक के कैशियर की मौत हो गई। मृतक की पहचान दरभंगा जिला के रहने वाले रोहित कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि रोहित कुमार वर्तमान में बरौनी एक्सिस बैंक में कार्यरत थे। हर दिन रोहित कुमार ड्यूटी जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए गए, लेकिन तब तक वैशाली एक्सप्रेस खुल चुकी थी और ट्रेन पकड़ने की कोशिश के क्रम में प्लेटफॉर्म के नीचे चले गए और हादसे में उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की छानबीन कर रही है। में अभी कार्यरत हैं। नॉर्मली रोज की तरह ही जाते थे ट्रेन पकड़ने के लिए। आज छूट गई तो दौड़ के पकड़ने की कोशिश की, जिसके क्रम में हादसा हो गया। वहाँ पे है, ये अभी कैशियर हैं बरौनी ब्रांच में एक्सिस बैंक में। ऐसे ट्रेन से ये हुआ है हादसा, अभी जस्ट हुआ है बरौनी जंक्शन, यहाँ बेगूसराय जंक्शन पे। बेतिया के नौतन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थलों पर लगे विभिन्न पदों के दावेदारों के बैनर पोस्टर को हटाने का अभियान तेज कर दिया है। आचार संहिता का अनुपालन नहीं करने वाले के विरुद्ध स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। गुरुवार को प्रखंड निर्वाची सह बीडीओ निभा कुमारी, सीओ भास्कर और थानाध्यक्ष मनीष कुमार के नेतृत्व में नौतन बाजार में लगे बैनर पोस्टर हटाने का अभियान चलाया गया।
और बक्सर में भारतीय वायुसेना की विशेष हेलीकॉप्टर चिनूक की मरम्मत का कार्य अब अंतिम चरण में है। सूचना के मुताबिक गुरुवार को दोपहर बाद यहां आवश्यक उपकरण लेकर सेना का छोटा हेलीकॉप्टर चेतक पहुंचा, जिसने तकनीकी दल को मरम्मत के लिए छोड़ वापस चला गया। उम्मीद जताई जा रही है कि चिनूक की मरम्मत का कार्य आज पूरा हो गया है। हालांकि अधिकारियों की तरफ से कोई अभी बयान सामने नहीं आया है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे देखने के लिए आसपास के गांवों से लोग पहुंच रहे हैं। इधर डीटीवी भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें कि बेतिया के नौतन अंचल कार्यालय के पास विगत 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे पीड़ित परिवार को थाना अध्यक्ष, बीडीओ, अंचलाधिकारी ने संयुक्त रूप से मिठाई खिलाकर आमरण अनशन तोड़वाया। साथ ही न्याय और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता दें कि विगत 3 दिनों से न्याय के लिए पीड़ित परिवार आमरण अनशन पर बैठा था, जिसकी खबर डीटीवी भारत ने प्रमुखता से दिखाई। दरअसल पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके जमीन को दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिसके बाद वे मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं अंचलाधिकारी भास्कर ने बताया कि लॉकडाउन के कारण पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में विलंब हो गया और अब बहुत जल्द नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तुम लोग पहले अपना तबीयत ठीक करो, पहले स्वस्थ रहेगा तब ना घर में रहेगा और कुछ करेगा। दूसरा के नाम तुम्ही को कुछ हो जाएगा तो क्या करेगा, किसके लिए लेगा जमीन? हम तो तुम्हारे साथ आ गए, तुम्हारे फेवर में आ गए, समझ गए। इसलिए बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है, समझ गए। हो सकता है सरकारी प्रोसेस थोड़ा सा चलता ही स्लो है। आजादी के 75 साल बीत गए, लेकिन कई इलाके आज भी ऐसे हैं जो सड़कों के लिए बदहाल हैं। लोगों को आवागमन में परेशानी होती है क्योंकि सड़क ही नहीं है। ताजा मामला बक्सर का है। बक्सर का डुमराव अनुमंडल, जहां एक गांव स्थित है जहां पर सड़क जो है बारिश की वजह से कट गई है। लोग आने जाने से परेशान हैं। अब इस पर एक रिपोर्ट को देखिए। खेतों के बीच जो दिख रहा है वो पगडंडी नहीं, सड़क है, जो आजादी के दशकों बाद भी सड़क नहीं हो सकी। नेताजी के महंगी गाड़ियों के टायर इस कीचड़ सने रास्ते पर कभी गंदे नहीं हुए, इसलिए उन्हें कभी इस रास्ते की याद ही नहीं आई। स्थानीय जनप्रतिनिधि और सरकार से तो वैसे भी उम्मीदें अब बेईमानी है। बक्सर के डुमराव के ब्रह्मपुर प्रखंड के मनकी गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि ये तस्वीर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, उसके बाद पूरी कहानी भी समझाएंगे। समस्या तो बहुत खराब है बाजी। यहाँ के आम जनता बहुत दुखी बुझा तनु। यहाँ मरो मैदान बाल बच्चा या हम लोग का बेटी पतो सब कोई निकलता है तो बहुत कीचड़ा पड़ता है, बहुत रास्ता खराब है। जाने का मैंने वो लोग का बैठने उठने का भी जगह नहीं मिलता है। जैसे कि घर से आदमी बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद उन लोग का ठेहुना भर उन लोग का को कीचड़ में पड़ जाता है। दरअसल मनकी गांव से लेकर NH 30 तक गांव के अंतिम छोर से जोड़ने वाली सड़क लगभग 1 किलोमीटर लंबी है, जिसमें लगभग कई दर्जनों गांव के लोगों का जुड़ाव है, जो इस मार्ग से होकर ही अपनी जरूरत के कार्यों के लिए कहीं जाते हैं। आम दिनों में तो ये किसी तरह आना जाना कर लेते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में स्थिति और भयावह हो जाती है। सबसे बड़ी ये बात है कि इस 1 किलोमीटर के चलते हम लोग का आने जाना हो या कहीं भी बक्सर जाना हो, किसी भी आदमी को 30 किलोमीटर का माने जो भी है रास्ता घूम के जाना पड़ता है। इस 1 किलोमीटर है जो कि ब्रह्मपुर और डुमराव का लास्ट ये बॉर्डर है। यहाँ का स्थानीय विधायक अभी शंभुनाथ यादव है, जो कि पिछले भी चुनाव जीते बोले आश्वासन दिए कि हम बनवा देंगे। उसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार सांसद, जो कि प्रेजेंट यहाँ के हैं सांसद, वो भी 2 बार आए, वो भी नहीं बनवा। अंदाजा लगाइए कि धराड़ी पंचायत के मनकी गांव के लोगों के लिए कोई भी सफर कितना दुर्गम होता होगा, क्योंकि सड़क तो सड़क कहने के लायक ही नहीं, लेकिन गुजरना इसी से होकर है। जाहिर है ऐसे दुर्गम सफर में गिरना पड़ना और चोटिल होना
आम बात है। बक्सर से डीटीवी भारत के लिए सुमित पांडे की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। सुपौल के वार्ड संख्या 3 स्थित महादलित बस्ती के पास प्रगतिशील बाल विकास संस्थान के तहत प्रगतिशील कोचिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन संस्थान के निदेशक सुरेश प्रसाद मेहता और मौजूद गणमान्य लोगों के द्वारा फीता काटकर किया गया। तो वहीं इस मौके पर निदेशक सुरेश प्रसाद मेहता के द्वारा प्रगतिशील निःशुल्क कोचिंग सेंटर की शिक्षिकाओं को नियोजन पत्र देकर नियोजित भी किया गया। वहीं स्थानीय गणमान्य लोगों ने संस्थान के निदेशक सुरेश प्रसाद मेहता सहित कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर सम्मानित किया। तो सुपौल की एक खबर है, प्रगतिशील कोचिंग सेंटर का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। सुरेश प्रसाद मेहता जो कि इसके संस्थापक हैं, उन्होंने ये महादलित बस्ती में कोचिंग सेंटर खोला है। प्रगतिशील बाल विकास संस्थान के द्वारा प्रगतिशील कोचिंग सेंटर का शुभारंभ हुआ है। लक्ष्मीपुर खुट्टी वार्ड नंबर 3 में शिक्षिका सोनी कुमारी, सुशीला देवी, मनीषा कुमारी को नियोजन पत्र देकर आज नियुक्त किया गया है। और साथ के साथ हमारे समाज के उत्थान गरीब निस्सहाय को शिक्षा देने के लिए प्रगतिशील बाल विकास संस्थान प्रगतिशील निःशुल्क कोचिंग सेंटर का व्यवस्था किया है। में गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट हुई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3,57,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। आपको बता दें कि नेपाल के तराई और गंडक के जल अधिग्रहण क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के कारण गंडक नदी के जलस्तर में भारी इजाफा हुआ, जिसको लेकर जल संसाधन विभाग ने अभियंताओं को अलर्ट पर रखा है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं गंडक नदी के जलस्तर में भारी गिरावट देखी जा सकती है। तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। वाल्मीकि नगर बराज से 3,57,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है, जिसकी वजह से गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट आई है। हालांकि बाढ़ की विभीषिका बिहार इस वक्त झेल रहा है। बिहार के 70-80% इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ के जद में है। हालांकि ये तस्वीर भयावह है, लेकिन आपको बता दें कि गंडक नदी के जलस्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बात मौसम विभाग की। बिहार में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सूबे के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अभी मानसून ट्रफ हिमालय की तरफ तराई क्षेत्र की ओर शिफ्ट कर गया। इससे उत्तर बिहार की ओर अनेक जगहों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 2 जिलों में अति भारी बारिश और 9 जिलों में भारी बारिश और मेघ गर्जन की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा पूरे बिहार में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। रुक करेंगे झारखंड की तरफ। राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन विभागीय कार्य से जमशेदपुर के परिसदन पहुंचे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने परिवहन विभाग में किए जा रहे बदलाव पर कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि परिवहन निगम का गठन करें और राज्य भर में परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करें। तो वहीं उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए यातायात की सुगम व्यवस्था बहाल की जाएगी, ताकि ग्रामीण इलाके में निवास करने वाले छात्रों को शहर आकर शिक्षा ग्रहण करने में असुविधा न हो। विभाग को सचिव को भी हम आदेश दे चुका है। जो भी हो सब अपना विभाग की ओर से ही हम लोग करेंगे। और परिवहन निगम जो नहीं है, निगम को भी हम गठन करेंगे। दादा बहुत दिन पहले से हमारा सोच है कि हम यातायात का सुविधा इस झारखंड प्रदेश में लाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र से लेके शहरी क्षेत्र का एक जो दूरी है उसको हमने समाप्त करेंगे। ऐसे यातायात का व्यवस्था किया जाए। फिलहाल खबरों में इतना ही। यहाँ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।